जैविक खेती में खर्चे कम होते हैं। लेकिन एक जैविक खेती की शुरुआत अगर एक किसान करे, अगर वो करना चाहे कि हाँ ये भी बात आपकी सही है, खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, बीमारियां भी होती है, अगर जैविक खेती की वो शुरुआत करना चाहे तो कैसे शुरुआत करें? मतलब शुरुआत में उसको क्या क्या समस्याएं डॉक्टर साहब आएंगी, और उन समस्याओं से तो फिर वो कैसे बचा जा सकता है? देखिए, किसान शुरुआत में यही सोचता है कि मैं इस रासायनिक के चंगुल से कैसे निकलूं, और बात उसकी भी सही है कि ज़मीन को आदत ऐसी पड़ गई है कि वो रासायनिक के तरीके यदि हम एकदम से छोड़ते हैं तो किसान के लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को एलोपैथिक दवाइयों की आदत पड़ गई है, पहली बात तो हमारे में इतना धैर्य नहीं है कि हम थोड़ा इंतज़ार करें कि बीमारी ठीक होने के लिए, कि आयुर्वेदिक दवाइयों से, हमारे घरेलू नुस्खों से वो ठीक हो जाए। वो हमारे अंदर इतना धैर्य ही नहीं रहा, हम इतना इंतज़ार ही नहीं कर सकते। कि वही बात रासायनिक खेती से जैविक खेती पर आने के लिए यदि किसान सोचे तो ये वही सोचता है कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। देखो, एकदम से किसान है रासायनिक खेती नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पूरे परिवार का खर्च है वो उसने संभालना है। उसकी आदत नहीं है जैविक खेती करने की, उसका जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। तो शुरुआत में वो प्रारंभ में उसके खर्चे जैविक खेती में भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसका तजुर्बा नहीं है। तो इसलिए हम सलाह देते हैं किसान को कि यदि किसी के पास 5 एकड़ है, बेशक वो आधा एकड़ में या 1 एकड़ में शुरुआत करे तो सही तरीके से करे। जो जैविक खेती के या नेचुरल खेती के, प्राकृतिक खेती के, कुदरती खेती के जो सिद्धांत बताए गए, मूल सिद्धांत, कि उन सभी मूल सिद्धांतों का वो पूरे परिश्रम के साथ प्रयोग करे तो उसमें उसको सफलता मिलेगी। जब उसको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पूरी सफलता उस आधा एकड़ में या 1 एकड़ में मिल जाए, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। और धीरे धीरे पूरे खेत में रसायन एकदम छोड़ने की बजाय धीरे धीरे कम करके वो अपनी पुरानी स्थिति पर, जो हमारी प्राकृतिक खेती होती थी, कि उस पुरानी स्थिति पर वो आ सकता है। तो खर्चे की बात जो हरदीप भाई ने कही है कि जैविक खेती में खर्चे कम होते हैं, देखो शुरुआत में तो उसमें किसान के सामने समस्या क्या आती है? सबसे ज़्यादा समस्या आती है उसके लिए कि खरपतवार नियंत्रण कैसे हो। उसमें किसान है विचलित हो जाता है। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़मीन है वो बिल्कुल हमारी कमज़ोर हो चुकी है। मनुष्य का जो शरीर कमज़ोर होगा उसी में बीमारियां ज़्यादा आएगी। इसी प्रकार से ज़मीन यदि कमज़ोर हो गई है तो उसी ज़मीन में बीमारियां ज़्यादा आएगी। जब हमारी ज़मीन है ताकतवर हो जाएगी, उसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो उसमें खरपतवार की भी कोई विशेष समस्या नहीं आएगी और पैदावार की भी कोई विशेष समस्या नहीं आएगी। तो शुरुआत में मान लीजिए भी पैदावार कम दिखाई देती है, तो उसका सारा यदि गणित जोड़ा जाए शुरू से आखिर तक का, तो उसमें बचत है वो ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं एक संदेश देने का ये की कोशिश करी है कि अगर शुरुआत में आप सारी खेती को एकदम से बदलना चाहते हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारी ज़मीन को है जो वो एक आदी हो चुकी है उनकी, तो उसको धीरे धीरे करके, यानी कि किसी के पास 5 एकड़ है तो वह 1 एकड़ या आधा एकड़ से शुरुआत कर सकता है, यानी कि अपने परिवार के खाने लायक वो उससे निकाल सकता है। और आगे जब भी फसल को धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फसल को ये लगने लगेगा कि ज़मीन को भी कि उसकी मजबूती थोड़ी बनी है, उसके अंदर पोषक तत्व जैविक रूप से पैदा हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके रसायनों को कम कर सकते हैं। तो आगे जो मेरा सवाल है डॉक्टर साहब की, किसान अगर ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए तो कौन सी फसल को महत्व दे, कि शुरू में वो 1 एकड़ में या 2 एकड़ में कौन सी फसल बोने की कोशिश करे कि जिससे उसका जो खर्चा है वो भी निकल जाए, या उसके परिवार के जो खाने लायक जो अनाज है वो तो कम से कम पैदा हो जाए? देखिए, अब किसान को आदत पड़ गई है कि एक ऐसा फसल चक्कर चला हुआ है कि जिसमें वो आमदनी निश्चित समझता है कि ये तो होगी ही। वो फसल चक्कर क्या है
कि गेहूं और धान, गेहूं और कपास, ये दो प्रकार के फसल चक्र दोनों ही किसान के लिए बहुत घातक है। यदि धान के बाद उसमें गेहूं की पैदावार लेना चाहिए, दोनों अनाज वाली फसलें हैं और दोनों ही जमीन के जो ताकत है उसका दोहन करने वाली है। तो इसी प्रकार कपास के बाद गेहूं कि वो भी इसी प्रकार है कि उसमें भी कि ज़मीन की ताकत का दोहन होता है, ज़मीन को मिलता कुछ नहीं है। सबसे पहले तो फसल चक्र में बदलाव करना होगा। फसल चक्र में बदलाव कैसे होगा कि एक फसल हम दलहनी लें और दूसरी फसल है वो अनाज वाली लें, या फिर मिश्रित खेती, कि मिश्रित खेती से वैसे किसान डरता है भी उसकी अलग अलग कटाई छटाई हम कैसे करेंगे, तो ये थोड़ी सी उसको शुरू में अटपटी लगती है, परंतु उसका समाधान वो किसान निकाल सकता है कि धीरे धीरे अपने दिमाग से सोच करके कि उसकी कटाई छटाई तू कैसे करेगा तो वो कर सकता है। जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ में हम कुछ लाइनों में चना, मेथी, धनिया, ये इस प्रकार की जो द्विदलीय फसल है ये उसके साथ मिला कर के करें तो उसमें उसको साथ में नाइट्रोजन मिल जाती है फिर गेहूं को, और गेहूं के जो बाद में जो फसल आनी है उसको भी वो नाइट्रोजन देगी। दूसरा कि मिश्रित खेती के लाभ ये है कि उसमें बीमारियां नहीं आएगी, कि जो बीमारियों के अटैक होते हैं उसमें साथ में सरसों है, धनिया है, चना है, मेथी है, ये बीमारियों के अटैक को रोकती है। जो कीड़ों का कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों पर नियंत्रण करते हैं, तो वो कीड़े हैं तो इन्हीं फसलों के ऊपर आते हैं कि और वो इन्हीं पर पनपते हैं, तो इन फसलों की सुगंध में वो आते हैं तो वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उसमें कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा कि ज़मीन को भी ताकतवर और कैसे बनाया जाए, जैसे खरीफ की फसल में हम मूंग की फसल ले सकते हैं, मूंग के साथ में तिल भी उसमें थोड़ा बहुत साथ में लिया जा सकता है, उड़द ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं, और उसके बाद में हम गेहूं की फसल ले सकते हैं। तो इस प्रकार भी किसान ले सकता है, भी मिश्रित नहीं कर सकता। तो यदि हम बदलाव करें भी एक सीज़न में दलहनी कर ली, एक सीज़न में अनाज वाली कर ली, तो उसमें भी किसान है घाटे में नहीं रहता। कि पुराने ज़माने में कि मैंने देखा है कि कोई भी फसल वो किसान अकेली नहीं बोता था, गेहूं और जौ के साथ में चने की बिजाई होती थी। सरसों है, सरसों के बीच में मेथी या चने, इस प्रकार की फसल बोते थे। और खरीफ के टाइम में कपास के बीच में कि उड़द बोते थे और साथ में तिल भी उसमें थोड़े बहुते बो देते थे कि उसमें तिल भी हो जाते थे, उड़द भी, साथ में नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो जाती थी और बीमारियों के ऊपर कंट्रोल भी स्वतः ही हो जाता था। पशुओं के चारे के लिए जो ज्वार बोते थे उसमें ग्वार बोते थे, तो बाजरा है उसमें मूंग बोते थे। तो किसान है वो वैज्ञानिक तरीके से वो खेती करता था, जिसको हरित क्रांति के वैज्ञानिकों ने अवैज्ञानिक घोषित कर दिया। तो इसलिए किसान है वो विचलित हो गया भी शायद ये पढ़े लिखे डॉक्टर हैं और ये ठीक राय देते होंगे, तो उन्होंने वो पुराने जो वैज्ञानिक तरीके थे वो छोड़ दिए और ये आधुनिक हरित क्रांति के तरीके अपना लिए, कि जिससे किसान है वो कर्ज में डूबता ही गया। जी, आजकल तो ऐसा हो गया कि हम जो फसल चक्कर चला रहे हैं, अभी हमारी धान पैदा के लिए तैयार है, वो कटाई के ऊपर है। अभी हमने गेहूं की कटाई की थी पीछे, तो गेहूं को भी हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी गेहूं को खरीदा गया, उसी प्रकार से अभी यही हाल होने वाला है इसका। अगर हम फसल चक्र को नहीं बदलेंगे, कि कहीं ना कहीं दूसरी फसलों की बिजाई नहीं करेंगे, या द्विदलीय जो फसल है, जो दलहन की फसलें हैं, दालें वगैरह अगर नहीं बदलेंगे, तो धरती पर भी इनका जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। कि गेहूं ज़्यादा हो गई, अब धान ज़्यादा हो जाएगा, तो कहाँ बेचेगी सरकार, भी कहाँ बेचेगी और किसान भी कहाँ जाएगा फिर। अगर हम इससे दलहन की फसल की जो बीच में बिजाई करते हैं, उससे हमारी जो भूमि की ताकत वो भी बनेगी। दूसरा क्या है, हमारा फसल चक्कर भी टूटेगा। और तीसरा क्या है, इससे भी फसल का ज़्यादा बोझ नहीं होगा।
वो फसल आसानी से बिक जाएगी। हमारी दालें हैं, देखो आज दालों के क्या रेट हैं, क्या भाव हैं। हम करते क्या है कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी बताया कि एक ही फसल चक्कर के पीछे लगे हुए हैं कि कपास नरमा बो दी, उसके बाद फिर गेहूं बो दी या फिर धान बो दिया, धान के बाद फिर गेहूं बो दी। हम उसी प्रकार से लगे हुए हैं। इससे हमारी जो शरीर की जो भूमि का जो शारीरिक जो अक्षमता है भूमि की, वो भी नष्ट हो रही है कहीं ना कहीं। और दूसरा क्या है, हमारे पास आर्थिक बोझ भी हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। तो डॉक्टर साहब मैं आपके तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा लोगों को, किसान भाइयों को, सभी को, कि थोड़ा सा फसल के अंदर मिश्रित फसल करके बोएं, जिससे भूमि के जो नाइट्रेट है, जो नाइट्रोजन है, जो उनको मिलता है इन चीज़ों से, वो भी मिलता रहे। उसके लिए हमें कोई अलग से फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो डॉक्टर साहब मेरा जो अगला सवाल है वो है कि भूमि में पोषक तत्वों की जो कमी हो गई है जो फर्टिलाइजर की वजह से या रासायनिक उसकी वजह से, उनको कैसे बढ़ाया जाए। भूमि में ऐसा क्या डालें या क्या बोएं उनको अंदर, उनके अंदर कि पोषक तत्व उपजने शुरू हो जाए अपने आप। देखिए हरदीप भाई, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ज़मीन में पोषक तत्वों की कमी है वो कैसे पूरी की जाए। देखो, शुरुआत में यदि हम एक फसल भूमि के लिए दे दें